पहला जो है सबसे मेन होता है न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा होता है गोल्गी बॉडीज, चौथा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पांचवा होता है लाइसोसोम्स। ये कुछ ऐसे 5 सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो हमें 10th के बेसिस पर इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो एक एक करके मैं देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कैसा होता है, समझो ये एक सेल दिया गया है, हमारे पास ये एक सेल है। ओके, इस सेल में ये एक ऐसी छोटी बॉडी होती है, ठीक है, और इसको जैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है, इसे एक पोस्टिंग दी गई है, एक दर्जा दिया गया है, इसका नाम है ब्रेन ऑफ द सेल। इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई ये यहाँ तो है नहीं, इसे ब्रेन बोला जा रहा है। इसे यहाँ पे भले ये न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर ऑफ द सेल होगा या फिर लेफ्ट साइड का सेंटर ऑफ द सेल होगा, तो भी इसे ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे एक ह्यूमन बॉडी जो होती है, एक ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन होता है वो मोस्टली हर एक फंक्शन ब्रेन परफॉर्म करता है, मतलब उसका हेल्प करता है टू परफॉर्म एवरी फंक्शन। तो वैसे ही एक सेल में जो न्यूक्लियस होता है, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो होते हैं एक सेल में, वो न्यूक्लियस परफॉर्म करने में हेल्प करता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। ये समझ गया। अब आप बोलेंगे कि ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी बॉडी होती है जिसका नाम कुछ सेम ही होता है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। अभी जो न्यूक्लियस होता है ये इस न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये हो गया न्यूक्लियोलस। अभी जो न्यूक्लियस होता है इसे और क्या कह सकते हैं, इसे राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहते हैं। क्यों इसे राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम प्रोड्यूस करता है, राइबोसोम सिंथेसिस करता है। मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, राइबोसोम क्या करता है फिर? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना है, ठीक है। न्यूक्लियस समझ गया। अब न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या होते हैं ये देख लीजिए आप। न्यूक्लियस के फंक्शंस होते हैं डीएनए कॉपी में हेल्प करना, सेल डीएनए कॉपी पहला हो गया, दूसरा हो गया सेल डिवाइडेशन। तो ये सारे कुछ फंक्शंस होते हैं न्यूक्लियस के जो वो परफॉर्म करता है, ठीक है। न्यूक्लियस वाला समझ में आ गया, न्यूक्लियोलस समझ में आ गया और उनके फंक्शन समझ में आ गए, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। जो दूसरा सेल ऑर्गेनेली हम देखने वाले हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये कैसा होता है? अब इसे सब इसका दूसरा नाम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसे पावर हाउस क्यों बोलते हैं? एक रोमन रेंज है, हाँ, पावर हाउस वही रोमन रेंज को बोलते हैं। रोमन रेंज पता है आपको? वो WWE का फाइटर, उसे पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रोमन रेंज तो नहीं है, लेकिन उसके साथ फंक्शन कैसे करता है? माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन कैसे होता है देखिए, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये होती है आउटर मेम्ब्रेन, ये होती है इनर मेम्ब्रेन।
आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये पोरिन होती है। पोरिन मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। और जैसे हमको सेल मेम्ब्रेन पता है, समझो ये सेल वाली, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन, इसे सेल की, वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है। सिलेक्टिवली परमेबल मतलब, सिलेक्टिवली परमेबल मतलब क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन कुछ ऐसे सिलेक्टेड मटेरियल्स को सेल के अंदर आने के लिए हेल्प करती है या फिर उन्हें अलाउ करती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसका क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं, उसमें पोरिन होते हैं, वो पोरिन होती है, इसलिए वो सिलेक्टेड मटेरियल्स को अलाउ नहीं करती, बल्कि सारे मतलब जो भी मटेरियल्स हो, फिर वो यूजफुल हो चाहे हार्मफुल हो, तो उसे अंदर लाने के लिए हेल्प करती है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो फोल्डेड होती है, ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है और सिलेक्टेड चीजों को भी अंदर आने देती है। ठीक है, अब आप बताओ भाई कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है, पहला दो तीन फंक्शन होते हैं उसके। तो पहला फंक्शन होता है वो होता है उसका एनर्जी जनरेशन। एनर्जी जनरेशन मतलब एटीपी तैयार करता है। नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहला फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का होता है एनर्जी जनरेशन, ठीक है। अगर आपको एटीपी तैयार करता है माइटोकॉन्ड्रिया पायरुवेट से, ठीक है। सेकंड होता है हीट प्रोडक्शन। आप बोलते हो कि हीट प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन हीट प्रोडक्शन करता है बाय ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ये आपको पता नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन नॉलेज क्लियर रख लीजिए। तीसरा होता है फीमेल फाइलोजेनिक हिस्ट्री, ठीक है। ये दो आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन समझ गए। अब एक क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी परमेबल, सॉरी सेमी परमेबल नहीं, सेमी ऑटोनॉमस क्यों कहा जाता है। इसे सेमी ऑटोनॉमस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पार्ट होता है सारा, इसमें उसका ओन डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसका खुद का, ठीक है। उसका ओन राइबोसोम्स होता है, उसके कुछ एंजाइम्स होते हैं जो प्रोसेस करने की हेल्प करते हैं, तो इसलिए उसे सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है। सेमी ऑटोनॉमस, अच्छा ठीक है, ऑटोनॉमस तो ठीक है, वो खुद करता है, लेकिन सेमी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हर एक फंक्शन उसे खुद के बल पर नहीं करता है, इसका कुछ एनर्जी न्यूक्लियस से आता है, इसलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया समझ गया। आगे चलते हैं गोल्गी बॉडीज। ठीक है, गोल्गी बॉडीज बाद में, पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब क्या होता है, ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है, ठीक है। ये इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं। जो ईआर होता है, इसके दो टाइप्स आते हैं, आर ई आर, एस ई आर। आर ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एस ई आर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये समझ गए। अब क्या होता है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, समझो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसकी जो सरफेस होती है, इस पर राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। समझो एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं कोई, समझो ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे राइबोसोम अटैच नहीं है,
तो इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ठीक है, दोनों में फंक्शन डिफरेंस समझ में आ गया। अब इनका फंक्शन देखते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन कुछ ऐसा होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये दो तीन काम करता है। सबसे पहला ये है न्यूक्लियस, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, जैसे इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा कि ये जो प्रोटीन राइबोसोम बनाएगा वो उसके अंदर स्टोर कर लेगा, फिर उसी की पैकेजिंग कर लेगा। ठीक है, फिर जो प्रोटीन उसने पैक किए हैं उसके वसाइकल में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यहां से निकलता है ऐसा, इसमें प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जो सैक होता है इसे वसाइकल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। फिलहाल के लिए आपको इतना ही इसका फंक्शन दिया गया, लेकिन ये और क्या फंक्शन करता है, ये करता है। ठीक है, ये करता है सबसे पहला गोल्जी सिंथेसिस करता है। दूसरा लाइसोसोम भी यही सिंथेसिस करता है। तो ये कुछ फंक्शंस है जो एक्स्ट्रा है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं, वैसे आपको सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी से थोड़ा कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो वसाइकल है जिसमें प्रोटीन पैक है, ये सीधा अब गोल्जी बॉडी से पास जाएगा। ठीक है, तो गोल्जी बॉडीज देखते हैं अब। ठीक है भाई, अब देखते हैं गोल्जी बॉडीज। ठीक है, गोल्जी बॉडीज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये होता है गोल्जी बॉडीज का कुछ स्ट्रक्चर। अभी जो वसाइकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसे प्रोटीन पैक करके भेजा है, ये इसके पास आएगा। गोल्जी बॉडीज उस प्रोटीन को, उस वसाइकल जिसमें प्रोटीन पैक है उसे एंगल्फ कर लेगा। अब एंगल्फ करने के बाद क्या, तो क्या करेगा, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें गोल्जी बॉडीज का फंक्शन बताया हुआ है। अब जैसे इसे एंगल्फ कर लिया तो गोल्जी बॉडीज, ये जो वेसाइकल अंदर आ गया है, ये वेसाइकल इसमें जो प्रोटीन है, तो क्या करेगा ये गोल्जी बॉडीज उस प्रोटीन को मॉडिफाई करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा। ठीक है, अब सीधा फंक्शंस पे आते हैं अपन। जो फंक्शंस हमने अभी बताया, फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज। ठीक है, पहला प्रोटीन मॉडिफिकेशन करता है। दूसरा वो सॉर्टिंग करता है। जो भी चीज उसके पास आती है वो उसमें सॉर्टिंग करता है। सॉर्टिंग कैसे करता है, समझो ये एक मॉलिक्यूल उसके पास आ गया, ये कुछ सब्सटेंस उसके पास आ गया जो कि एससीआर में भेजा हो या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजा हो, तो उसमें वो सॉर्टिंग कैसे करता है। अगर उसमें मोनोसेकेराइड चाहिए, पॉलीसेकेराइड चाहिए, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ये सभी चीजें चाहिए, वो उसमें सॉर्टिंग करता है। ठीक है, और बाद में क्या करता है कि ये जो प्रोटीन या फिर लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, फैटी एसिड्स, जो भी कुछ इसके पास आता है, तो समझो ये सेल है, इस सेल में ये मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये प्रोटीन गोल्जी बॉडीज मॉडिफाई करके कहाँ भेज देगा, सीधा सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो तीसरा जो फंक्शन हो गया वो हो गया ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस हो गए। गोल्जी बॉडीज के और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे एक्सोसोमल कैप बनाना, फिर वाइटलाइन मेम्ब्रेन बनाना, सेल प्लेट बनाना, पॉलीसेकेराइड ट्रांसपोर्ट सेल वॉल बनाना, वो आप 11th में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, स्टॉप पर भी लिख लीजिएगा, तब तो मैं मिटा देता हूँ। अब जो लास्ट हमारा सेल ऑर्गेनेली जो हमें यूजफुल है 10th स्टैंडर्ड में, वो है लाइसोसोम्स। ठीक है, आपको गाना पता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो उसको यहां से कनेक्ट कर दो, क्योंकि इसे कहते हैं गार्बेज कलेक्टर।
गार्बेज कलेक्टर ऑफ अमरावती नहीं, ऑफ दी सेल। तो लाइसोसोम को कहते हैं गार्बेज कलेक्टर ऑफ द सेल। तो गाना याद रख लीजिए, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो ऐसा कुछ समझ लीजिए सेल होता है इसमें, ठीक है, ऐसा कुछ तो सेल होता है इसमें। समझो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये गोल्गी बॉडीज हो गया, ठीक है, फिर ये राइबोसोम्स हो गया, इस पे साइटोस्केलेटन वगैरह आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इनमें कुछ वेस्ट निकलता है, तो वो तो क्या होता है, ये सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये अपना कुछ सिक्रीशन जो वेस्ट के फॉर्म में होता है उसे साइटोप्लाज्म में रिलीज करते हैं। साइटोप्लाज्म में उसने अपना सिक्रीशन जो कि वेस्ट है वो रिलीज किया, तो लाइसोसोम जो होते हैं ये होते हैं, ऐसे कुछ लाइसोसोम्स होते हैं दूसरे स्ट्रक्चर में। तो वो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और ये जो वेस्ट मटेरियल उसे इंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये नहीं, अब दूसरा जो कुछ फंक्शन आता है लाइसोसोम्स का वो होता है सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब वो क्यों, वो देखते हैं। समझिए ये सेल हो गया, अब ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स अगर ये इसकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल जो भी ले लो, अगर वो डैमेज हो गई तो सेल ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब समझो अगर ये रिपेयर हो सकता है तो गोल्जी बॉडी इसे रिपेयर कर देगा, पॉलीसेकेराइड भेज के या फिर कुछ दूसरा एलिमेंट भेज के उसे रिपेयर कर देगा। अगर ये गोल्जी बॉडी से भी रिपेयर नहीं हुआ तो ये सेल तो बिना काम का हो गया, निकम्मा हो गया सेल को मार ही डालना पड़ेगा। जैसे होता है डॉग स्काउट, आपको पता है पुलिस का डॉग स्काउट होता है, उसमें अगर किसी डॉग को ट्रेन किया, अगर वो बूढ़ा हो गया या फिर किसी एज के बाद उसे गोली मार देते, क्योंकि अब वो उसका फंक्शन तो होता है, लेकिन क्या होता है वो अगर दूसरे किसी हाथ में लग गया तो वो क्या क्या कह सकते हैं, उसे ठीक नहीं होगा पुलिस वालों के लिए, ठीक है। क्या होता है, ये जो सेल होता है, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ ऑर्गेनली ऐसी होती है जो कि डैमेज हो जाती है या फिर ओल्ड हो जाती है या फिर लेस फंक्शन करती है। तो इन तीन कंडीशंस में क्या होगा, लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम्स, ये आपको बता दो कि लाइसोसोम जो होता है, ये लाइसोसोम्स, इसके अंदर 50 सेट्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो लाइसोसोम क्या करेगा, जैसे उसको पता चला कि भाई सेल ओल्ड हो गया, डैमेज हो गया, फिर लेस फंक्शन कर रहा है, फंक्शन लेस हो गया है, तो ये अपने अंदर के 50 सेट्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करेगा। और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जिसमें लाइपेज आते हैं, प्रोटीन आती है, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं और न्यूक्लियोसाइडेज आते हैं, तो वो एंजाइम्स पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे और फिनिश कर लेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। ये जो हमारा जो बेसिक बायोलॉजी था क्लास 10 सीबीएसई का, वो यहाँ खत्म हो चुका है। तो हम अगले लेक्चर से, अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे क्लास 10 सीबीएसई का पहला चैप्टर, वो लाइफ प्रोसेसेस। तो आप रेडी रहिएगा।